हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। इसको ऑन करिए ना। कितना नंबर तक पढ़े थे हम लोग? 74 तक। 74 ना, ये 75 हो गया। फ्रांसीसियों ने शोषण कहां से शुरू किया? व्यापारी नगरों और बंदरगाहों से। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? कोलोन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोलोन। जैसे हम लोग कॉलोनीज बोलते हैं ना उपनिवेशवाद को या उपनिवेश को, उसी तरह उसका नाम था कोलोन। हम लोग का टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में जो भी आसपास के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग रहते थे उस फ्रांसीसी को क्या बोलते थे? कोलोन। हनोई विश्वविद्यालय, हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना क्या था? फ्रांसीसी शोषण की प्रकाष्ठा। फ्रांसीसी शोषण का प्रकाष्ठा मतलब ये हनोई विश्वविद्यालय को बंद करने का पर्पस था कि लोगों को जन जागरूकता जो है वो ना फैल पाए, राष्ट्रवाद जो है वो ना पनप पाए, और वो एक सीमित क्षेत्र तक वो क्या रहे, मतलब एक खास जगह तक वो सीमित वो बनकर रह पाए। इसलिए इसको क्या कर दिया गया था? बंद करा दिया गया था। जैसे हमारे यहाँ देख लीजिए ना, आप इंडियन जो हिस्ट्री को उठा लीजिए। जैसे हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, कौन बनाया? कुमारगुप्त प्रथम। हमारे यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, कौन बनाया? धर्मपाल। हमारे यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नहीं था? तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में तक्षशिला विश्वविद्यालय था ना। अरे विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन? तक्षशिला। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन? नालंदा। तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय उसके संस्थापक थे कौन? भरत। कौन थे? भरत, राजा भरत। और भरत का पुत्र था तक्ष, क्या नाम था? और उसी के तक्ष के नाम पर पड़ा क्या? तक्षशिला। तो विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन? तक्षशिला। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन? नालंदा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन बनाया? कौन बनाया? धर्मपाल। और गोपाल कौन सा विश्वविद्यालय बनाया? ओदनपुरी विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदनपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इन तीनों को तोड़ा कौन था? बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति और कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था, वही ना तोड़ा था। तो तोड़ने का पर्पस क्या था? कि जो लोगों के बीच जो जानकारियां हैं वो जानकारियां सीमित रह पाए, वो बाहर बहुत दूर तक वो फैल ना पाए। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लोग अगर आपसे ईर्ष्या करेंगे तो क्या करेंगे? इस बिल्डिंग को क्या करेंगे? तोड़वा देंगे। बोले आप पढ़ो, कहाँ से पढ़ेगा? पढ़ेगा ही नहीं तो नॉलेज होगा, नॉलेज होगा नहीं, नौकरी नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसको पढ़ना है वो तो कहीं भी जाके पढ़ सकता है ना। तो उसी तरह का ये हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना क्या दिखाता है? फ्रांसीसी शोषण की प्रकाष्ठा। प्रकाष्ठा का मतलब होता है काफी ऊपर जाना। इतना ज्यादा शोषण होने लगा था फ्रांसीसियों के द्वारा, जो एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखता है। किस विश्वविद्यालय का बंद होना? हनोई विश्वविद्यालय का। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट किया हुआ है एचसीईआरटी के किताब में। फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी? आप लोग भी पॉइंट वाइज करके इसको लिख लीजिए, एक हेडिंग दे दीजिएगा, फ्रांस की औपनिवेशिक योजना। फ्रांस की औपनिवेशिक योजना। फ्रांस की औपनिवेशिक योजना, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, फ्रांस के विशाल साम्राज्य को, फ्रांस के विशाल साम्राज्य को, फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। फ्रांस की औपनिवेशिक योजना थी। लिख रहे हैं? नहीं लिखे? नहीं याद हो गया? लिखिए लिखिए, लिखने से हैबिट बनेगा, आपका आदत बनेगा, सोचने का क्षमता विकसित होगा लिखिएगा तो। क्या बोल रहा है? फ्रांस के विशाल साम्राज्य को क्या कर दिया? एक यूनियन में बदल दिया जाएगा। एक यूनियन बना दिया, जैसे आइए हमारा फ्रांस का साम्राज्य, इसको हम यूनियन में बदल दिए, और जितने भी सभी अधीनस्थ क्या होंगे? उपनिवेश। इसमें जो बड़े तबके के लोग होंगे और जो एक छोटे तबके के लोग होंगे। तो छोटे तबके, अधीनस्थ का मतलब होता है क्या? छोटा। तो जो छोटे तबके के लोग होंगे वो उसके उपनिवेश कहलाएंगे, मतलब उसका गुलाम होगा।
तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है, ये डायलॉग सुने हैं? नहीं सुने हैं? उसी तरह यहाँ जो बड़े लोग रहेंगे उसका वर्चस्व ज्यादा और जो छोटे लोग रहेंगे उसका वर्चस्व कम रहेगा। तो वही बोल रहा है कि फ्रांस का जो विशाल साम्राज्य है उसको एक यूनियन में बदल दिया जाएगा जिसमें सभी अधीनस्थ क्या होंगे? उपनिवेश रहेंगे। दूसरा, हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का जो यूनियन बनाया गया है उसका फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा जो खुद से शासन करने पर निर्भर करेगा। स्वशासित। हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा, है ना, जो खुद से शासन को कर पाए, स्वशासित अंग होगा। हो गया। तीसरा, हिंद चीन के संरक्षित राज्यों और कोचीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। कोचीन देख रहे हैं ना, कहां पर है? तो हिंद चीन के संरक्षित राज्यों और कोचीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। हिंद चीन के संरक्षित राज्यों और कोचीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। हिंद चीन के संरक्षित राज्यों और कोचीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। हो गया। जितना भी हिंद चीन का संरक्षित राज्य होगा उसके आसपास के एरिया का जितना भी देश, जितना भी क्षेत्र होगा, और साथ में कौन? कोचीन। जो हमारा भारत का ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये कौन सा क्षेत्र है? कोचीन। कोचीन को मिलाकर एक क्या बनाया जाएगा? संघ बनाया जाएगा। चौथा, हिंद चीनी संघ के विदेश नीति और सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण होगा। हिंद चीनी संघ के विदेश नीति और सैन्य पर, सेना पर, हिंद चीनी संघ के विदेश नीति और सेना पर फ्रांस का नियंत्रण होगा। किसका नियंत्रण होगा? फ्रांस का नियंत्रण होगा। ये सब चाइनीज हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा शब्द वगैरह वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये फ्रांस की औपनिवेशिक योजना थी। क्या कि पहला नंबर था, फ्रांस का जितना भी विशाल साम्राज्य है उसको एक यूनियन में बदल देगा और उसके सभी अधीनस्थ क्या होंगे? उपनिवेश। यानी दो भाग में बटा हुआ रहेगा, एक ऐसा जो उच्च वर्ग रहेगा और एक ऐसा जो निम्न वर्ग है। निम्न वर्ग उसका गुलाम रहेगा, यानी उपनिवेश के रूप में काम करेगा। दूसरा बोला कि हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। जो हिंद चीन वाला एरिया है वो खुद से शासन करने की प्रभार उसके पास होगी। तीसरा बोल रहा है हिंद चीन के संरक्षित राज्य और कोचीन को मिलाकर एक संघ बना जाएगा। एक पूरा का पूरा यूनियन जो है कोचीन को मिलाकर बनाया जाएगा। और हिंद चीनी संघ के विदेश नीति, जो हिंद चीन का एरिया है, इंडो चाइना, कल ही हम लोग चर्चा किए थे ना, तो हिंद चीन वाला जो क्षेत्र है उसका जितना भी विदेश नीति होगा और जितना भी सैन्य होगा उस पर किसका नियंत्रण होगा? फ्रांस का। मतलब सारा अपना हित में रखना चाहता है कौन? फ्रांसीसी हुकूमत। अब देखिए ये वाला नाम, ये नाम कभी सुने हैं? मतलब सुने होंगे तो इक्का दुक्का, नहीं तो नहीं। दुई तान होई, क्या नाम है? दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? फान बाई चाउ। दुई तान होई क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। क्या है? यह एक क्रांतिकारी संगठन है। वहां चीन के पास देखिएगा बहुत सारे आंदोलन वहां पर हो रहे हैं, छोटे छोटे आंदोलन। तो दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन, जैसे हमारे भारत में एचआरए था। एचआरए बोले तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हमारे यहाँ एचएसआरए था। एचएसआरए बोले तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हम लोग कितना सहज महसूस करते हैं एचआरए और एचएसआरए को सुनकर। एचआरए की स्थापना 1924 में हुई थी, एचएसआरए की स्थापना 1928 में हुई थी। कितना सहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस नाम के साथ सहजता है हमारे साथ, क्योंकि हम लोग पहले इसको पढ़े नहीं है। चाइना वाला लोग ये सुनेगा तो इसको असहज लगेगा, उसको एचआरए भारी लगेगा, उसको एचएसआरए भारी लगेगा चाइनीज वाला लोग को। तो ये नाम है क्या? दुई तान होई। क्या नाम है? क्या नाम बोले? दुई तान होई क्या था? और इसकी स्थापना कौन किया था? फान बाई। चाइनीज नाम इसी तरह चाऊ पाऊ चिंग चोंग ऐसे ही नाम रहेगा ना। तो फान बाई
फान बाई, फान बाई। तो दुई तान होई क्या था, याद रहेगा? यहां पर क्या लगा हुआ है, तान। तो दुई तान होई। और ये क्रांतिकारी संगठन था जो कौन बनाया, फॉन बाई चाउ। कौन बनाया, फॉन बाई चाउ। कौन बनाया, फॉन बाई चाउ। हमको पता है याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन याद तो, नाम तो याद करना ही पड़ेगा ना। फान बाई चाउ की प्रसिद्ध रचना क्या थी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम। फान बाई चाउ का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से है, बोलिए। तान क्या कोई, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। फान बाई चाउ। फान बाई चाउ का प्रसिद्ध रचना है क्या, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। किसका रचना है, फान बाई चाउ। किसका रचना है, फान बाई चाउ। और अभी हम लोग पढ़े थे दुई तान होई का संस्थापक था कौन, फान बाई चाउ। क्या नाम बोले, फान बाई चाउ। दुई तान होई, दुई समझते हैं, नहीं आता है तो दुई मतलब दो आप याद रखिए। इंडियन है आप दो याद रख सकते हैं, चाइनीज में दुई का मतलब दो नहीं होता है, हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। दुई तान होई, हाँ दुई तीन बोल सकते हैं। दुई तान होई तो फान बाई चाउ। फान बाई चाउ। फान बाई चाउ की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कहां तक सीमित था, कोचीन, कौमा चीन, अम्मान और तोंकिन। अम्मान और तोंकिन देख रहे हैं, अम्मान ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे, हाँ, तोंकिन याद है। तो प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कहां तक सीमित था, कोचीन, चीन, अम्मान, तोंकिन। तो कोचीन चीन तो ऐसे भी देख रहे हैं, कोचीन भारत का तो और अच्छे से दिख रहा होगा, उसका पड़ोसी देश है चाइना, वो भी दिख रहा होगा। और कल चूंकि हम पढ़ाए थे अम्मान तोंकिन, तो वो भी अब दिखने लगा होगा। अगर नहीं बताते तो वो दिक्कत करता कि अम्मान कहाँ है, अब दिक्कत नहीं ना होगा। अम्मान उत्तर में कि दक्षिण में, उत्तर में कि दक्षिण में, और तोंकिन कहां पर है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल। देखिए यहां पर जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास, जो स्टार्टिंग का जो राष्ट्रवाद था जिसमें सभी लोग मिलकर काम करना शुरू कर दिए थे, कौन कौन सा जगह था, कोचीन, चीन, अम्मान और तोंकिन। कौन कौन सा बोले, कौन कौन सा बोले, वियतनामी राष्ट्रवादी दल एक पार्टी है, एक संस्था जैसा है। तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन कब बना था, 1914 में, 1914 में, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। कब, 14 से 18। और हम बताए थे कि प्रथम विश्व युद्ध जो है दो भागों में बटा हुआ था, एक था आपका कौन सा, मित्र राष्ट्र, और एक था कौन, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व करता ब्रिटेन, धुरी राष्ट्र का जर्मनी। अच्छा बताइए, तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका था पक्का, रसिया था पक्का, उनको जगाइए, वो सो रहे हैं, बगल वाले पड़ोसी को मार के थोड़ी जगाना है। इसमें फ्रांस था, फ्रांस था इसमें, था ना। अच्छा एक बात बताइए, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका पहले से था या बाद में जुड़ा, कौन सा ऐसा देश था जो बीच में छोड़ दिया, क्लियर है यहां तक। अच्छा, धुरी राष्ट्र में जर्मनी नेतृत्व कर रहा था ना, तो इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी था और ऑटोमन साम्राज्य था, और हम बताए थे ऑटोमन साम्राज्य मतलब तुर्की, क्लियर है। और बुल्गारिया वगैरह भी था, छोटा छोटा देश था। तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन कब बन गया था, 1914। और ये वही समय है जब हमारे यहाँ विश्व वैश्विक रूप से प्रथम विश्व की शुरुआत हो गई थी, 1914 से 18। वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन, सेम क्वेश्चन है, 1914 क्या, वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन कब बना, 1914। क्या बोले पहला, अगला क्वेश्चन है क्या, देखे क्वेश्चन नंबर 82, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का पहला अधिवेशन कहां हुआ था, चीन का कोई जगह था, वियतनामी, लगता है ये क्वेश्चन लास्ट में है, कहीं पर छुपा हुआ है, देखते हैं। वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन वही सेम कर दिया है, तो दोनों एक है, एक को हटा देंगे, वो वाला क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा अभी। जनता चीनी नियंत्रण से क्यों क्रोधित थी, क्योंकि कृषि उत्पाद व्यापार एवं मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण के कारण। अब यहां पर एक बात सुनिएगा तब लिखिएगा, पहले सुन लीजिए।
जो जनता थी वो चीनी नियंत्रण से क्या थी, क्रोधित थी। उस पहले सुनिएगा फिर लिखिए, क्रोधित थी मतलब गुस्सा थी। क्यों? क्योंकि इसका बोला है कृषि उत्पाद के कारण, व्यापार और मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण के कारण, इसके कारण नाराज थी। मतलब इसमें सब लोग ध्यान दे रहे थे, लेकिन इसके अलावे जो राजनीति था उस राजनीति से अपना मुंह को क्या कर लिए थे, फेर लिए थे। यानी राजनीति में इनका जो है हस्तक्षेप नहीं था, यानी राजनीति में ये सम्मिलित नहीं थे, जिसकी वजह से चीनी नियंत्रण से ये क्या थे, जनता क्रोधित थी। इसके कारण सिर्फ नहीं, इसके साथ एक और लाइन लगा देना है, क्या, राजनीति में इन्वॉल्विंग नहीं होने के कारण ये क्रोधित थे। तो लिखिएगा, अब लिखिएगा, कृषि उत्पाद व्यापार और मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण के कारण जनता चीनी नियंत्रण से क्यों क्रोधित थी? कृषि उत्पाद व्यापार एवं मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण के कारण, किंतु, कारण लिख लिए, किंतु राजनीति से अलग रहने की वजह से, राजनीति से अलग रहने की वजह से, है ना, अलग रहने की वजह से। अच्छा एक बात बताइए, तो मत्स्य जो उत्पादन होता है वो किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? मछली क्रांति? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। नीली क्रांति ना? तो नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली या मत्स्य उत्पादन से ना। आप पीली क्रांति का? तिलहन और दलहन। लाल क्रांति का? टमाटर और मांस। सफेद क्रांति का? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का? दूध उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए ना। गोल क्रांति आलू से। और गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा। प्याज और, चलिए याद ही होगा आप लोग को। जनता ने चीनी बहिष्कार आंदोलन कब शुरू किया? 1919 में, 1919 के दशक में। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919। जालियांवाला बाग कब आया था? कब हुआ था? 1919। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? 1917। और मॉन्टेग्यू चेंज पर सुधार अधिनियम कब हुआ था? 1919। न्यूगन आई कोक कौन था? हो ची मिन नेता के रूप में जाने जाते हैं ये। न्यूगन आई कोक कौन था? हो ची मिन का ही नाम था क्या? न्यूगन आई कोक। भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। न्यूगन आई कोक किसको कहते हैं? हो ची मिन को। हो ची मिन को। थोड़ा चाइनीज लैंग्वेज हम लोग को सीखना पड़ेगा इसमें। हो ची मिन ने पेरिस में क्या बनाया था? साम्यवादियों का एक गुट। इनका ये विशेषता है हो ची मिन का, ये पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया था, एक टीम बनाया था जो राष्ट्रवादियों का प्रचार प्रसार करने के लिए बनाया गया था। हो ची मिन जैसे देखिएगा, चीन का दीवार विश्व का सबसे लंबे दीवारों में से एक है। पता है ना सबसे लंबे दीवार कौन है? चीन का दीवार है। उसको कौन बनाया था? चाइनीज। आगे का नाम याद नहीं है, लेकिन लास्ट में था टी। क्या नाम है? ओ ची टी, इस तरह करके कुछ नाम था। टी से याद रखेगा। क्या बोले? टी। टी से मतलब, टी का मतलब क्या होता है? चाय। टी का मतलब क्या होता है? चाय। चाय मतलब चीनी। चाय मतलब चीनी। चीनी मतलब वो चीनी चाय वो वाला नहीं। यहाँ चीनी का मतलब क्या? चीन। हम ऐसे याद रखे थे। तो ये टी नामक व्यक्ति जो थे वही बनाए थे क्या? चीन का सबसे लंबे दीवार को। तो हो ची मिन ने पेरिस में क्या बनाया था? साम्यवादियों का एक गुट बनाया था। वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब और किसने किया था? 1925 में। हो ची मिन वहां के बड़े नेता थे उस समय में। ये वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब और किसने किया था? तो 1925 में किया गया था। हो ची मिन के द्वारा किया गया था। हो ची मिन के द्वारा। हो ची मिन। क्या नाम बोले? क्या नाम बोले? तो पूछेगा वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कौन किया था? हो ची मिन। कब किया था? 1925। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? काकोरी घटना 1925 में। 1925 में ना। हो ची मिन शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए थे? मॉस्को। मॉस्को कहाँ है?
रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस का करेंसी क्या है? रूबल। रूस का मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। और रूस का संसद का नाम क्या है? कल ही पिछली क्लास में बताए थे, क्या नाम है? हाँ। और होची मिन शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए थे? मॉस्को। मॉस्को किसका कैपिटल हो गया? रूस का। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश? रूस के बाद कनाडा। कनाडा के बाद चीन के बाद अमेरिका के बाद ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत के बाद अर्जेंटीना। नहीं याद है ये? यहां पर चीन, देखिए जगह को भी याद रखिए। यहां पर कौन है? चीन। इधर आएगा तो कनाडा। रूस सॉरी, यहां पर है रूस। रूस के नीचे है यहाँ पर चाइना। रूस के नीचे चाइना है ना, और उसके बगल में भारत। तो यहाँ पर कौन है? रूस। यहाँ पर कौन है? चाइना। यहाँ पर कौन है? चीन। अरे गलती कर दिए, ये है रूस, ये है कनाडा, ये है कौन? चीन। और यहाँ पर कौन? अमेरिका। नीचे जाएंगे तो ब्राजील, इधर आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, और फिर आएंगे तो भारत, और फिर इधर आएंगे तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में ना है। अच्छा एक बार और राउंड करते हैं, देखते हैं फिर गलती होता है कि नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ा देश कौन? रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत, और भारत के बाद अर्जेंटीना। यही ना है? तो होची मिन शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए थे? मॉस्को किसकी राजधानी है? मॉस्को की किसकी राजधानी है? और रूस को पराजित किया था जापान कब? कल ही ना बताए थे, रूस को जापान पराजित किया था कब? एक दल था अनामा दल। अनामा दल का स्थापना किसने किया था? जानगू रून आई। नाम देख के खतरनाक लग रहा है? नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा। नाम कोई समझा सकेगा आपको? अगर आपको तो कहानी ना समझ में आएगा, नाम समझ में थोड़े, नाम तो आपको याद करना पड़ेगा सर। नाम है जानगुरून आई। क्या नाम है? जानगुरून आई। तो अनामा दल की स्थापना किसने की थी? जानगुरून आई। क्या नाम बोले? जानगुरून आई। कौन सा दल बोले? कौन सा दल? अनामा दल। 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी का क्या प्रभाव था? देखिए एक 1930, बल्कि विश्वव्यापी मंदी आया था 1929 में। कब आया था? 29 में। लेकिन इसका असर देखने को मिला कब? 1930 में भी। इसलिए कहीं कहीं लिखता है 1930, लेकिन वैश्विक रूप से आर्थिक मंदी का पदार्पण हुआ था कब? 1929 में। तो 29-30 के दशक की विश्वव्यापी मंदी जो था, ये क्या प्रभाव पड़ा? चावल, रबर के दाम क्या हो गए? गिर गए। और बेरोजगारी क्या हो गई? मंदी समझते हैं क्या? मंदी और महंगाई एक है कि अलग? अलग है। अच्छा, किसमें वस्तु का कीमत लगातार बढ़ता है? महंगाई में। और लगातार घटेगा किसमें? यही ना? तो जब आप लोग पढ़ते होंगे तो एक शब्द आता होगा महंगाई। क्या शब्द आता है? महंगाई। और एक शब्द आता है मंदी। कौन सा शब्द? मंदी। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। नाम सुने? और इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, अवस्फीति। नाम सुने? नहीं, नाम सुने? अरे मुद्रास्फीति तो सुने होंगे ना। लगातार जब वस्तु का कीमत में वृद्धि हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, वस्तु का कीमत, या मंदी बोला है ना कि वैश्विक मंदी आया था 1929 में। मतलब कि कोई वस्तु का कीमत, देखिए हर मार्केट का एक उसूल होता है डिमांड एंड सप्लाई, यानी मांग और पूर्ति, उसी नियम को भरपाई करता है। तो जब वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा? जैसे ये कलम है, कलम ही है ना, ये हमारे पास बहुत सारा कलम है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सिर्फ एक कलम है और खरीदार इसके इतने सारे लोग हैं। आप सभी लोग बोलते हैं सर हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। इसका दाम है मात्र 20 रुपया। कितना? अब देखिए 20 रुपया, लेकिन इसके अलावा कोई कलम है? लेकिन इस कलम में खासियत है कि जिंदगी में कभी आपको भूखा नहीं रहने देगा। जब इसका बटन दबाइएगा तो खाना पीना आ जाता है। जादुई छड़ी है ये, मान लीजिए ऐसा। उनको उठाइए ना, इतना सुंदर चीज बता रहे हैं, उठ जाइए। देखिए जादुई छड़ी बता रहे हैं आप। ये इससे जिंदगी में कभी भी आप भूखे नहीं रहेंगे। अब ये हमारे पास कितना पीस है? आपको चाहिए? हाँ चाहिए। आपको भी चाहिए? आपको यहाँ सब बोल रहे हैं हमको दीजिए, हमको दीजिए। इसका दाम कितना है? अब हम सोच रहे हैं कि अरे सबको चाहिए, सबको जरूरी है, इसका मतलब इसका दाम क्या कर दो। और मार्केट में और कोई बेच रहा है?
इकलौता मेरे पास है कितना पीस, तो सप्लाई है कि नहीं है, सप्लाई है, सप्लाई है, सप्लाई है। डिमांड ज्यादा की कम, सब लोग बोला सर हमको हमको हमको, तो इसका कीमत क्या हो जाएगा, तो जब सप्लाई कम होगा डिमांड ज्यादा होगा तो वस्तु के कीमत में बढ़ती होती है। अब इसका हम बोलेंगे 20 नहीं 50 में, अब बोलो कौन लोग बोला सर हम लोग सब 50, बोले ना रुको 50 रुपया में भी सब लेगा, अब इसको 200 कर दिया, 2000, 2 लाख, 2 करोड़ चल रहा है बोली, लेकिन चूंकि इसका डिमांड ज्यादा की कम और सप्लाई ज्यादा की कम, तो जब सप्लाई कम होगा, जब सप्लाई क्या होगा, कम होगा और उसकी तुलना में डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वस्तुएं क्या हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन ये महंगाई का चर्चा नहीं किया, ये चर्चा किया किसका, विश्वव्यापी मंदी का। किसका चर्चा किया, मतलब इस टर्म का ठीक उल्टा होगा। अब दूसरा कंडीशन है कि सप्लाई यहां पर क्या होगा, ज्यादा और डिमांड क्या हो जाएगा, कम। अब इसी को दूसरे केस में लिखिए कि ये जो कलम आपको दिख रहा है, बहुत सारा कलम है हमारे पास, तो जब हमारे पास बहुत सारे कलम हो गए मतलब सप्लाई ज्यादा की कम, सप्लाई ज्यादा है लेकिन खरीदने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि खाना पीना निकालेगा, ये फालतू का सिर्फ कलम है बस, आप कोई खरीदिएगा क्योंकि आप इसका राज समझ गए। लेकिन हमारे पास सप्लाई क्या है, ज्यादा, और डिमांड क्या है, तो वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा, नहीं करिएगा, तो उसी को बोलते हैं मंदी। क्या बोलते हैं, मंदी। समझ में आया, पक्का। तो इसको इस भाषा में बोलेंगे कि जब सप्लाई अधिक होगा डिमांड की तुलना में तो उसको क्या बोलेंगे, मंदी, और सप्लाई कम होगा डिमांड ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे। इसका एक और एग्जांपल आपको घर में यहाँ आसपास दिखता होगा, सब्जी उब्जी का दुकान में रात में सब्जी उब्जी खरीदेगा हाट उट में, जब स्टार्टिंग में जाएगा तो भाव खतरनाक रहता है, जब एकदम लास्ट में 12 बजे 11-12 बजे जब सब मोटी उटी बांध रहा हो तब फिर पहुंच जाइए, बोलिए कैसे है सब्जी, तो बोलेगा बेटा अब लास्ट ही बचा हुआ है, तुम 5 रुपया में सब ले जाओ। बेचते तो है 10 रुपया, लेकिन कितना में दे रहा है, 5 रुपये में। सब बोला बांध उंध के सब दे देते, ले जाओ पैक करके, क्योंकि उसका अब लास्ट हो गया है। होता है ऐसा, किए कितने लोग किए हैं ऐसा, हाथ उठाइए तो किए। हाँ चलिए, तो मंदी समझ में आ गया, बोल ही नहीं रहे। तो वैश्विक रूप से आर्थिक मंदी एक्चुअल में 29 के दशक में आया था, 1929। तो इसमें चावल के दाम, रबड़ के दाम क्या हो गए, गिर गए। अभी ना बोले मंदी में वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और महंगाई में वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। और यहाँ पर बेरोजगारी भी क्या हो गया, बढ़ गया। बेरोजगारी क्या हो गया, बढ़ गया। जून 1940 ईस्वी में फ्रांस के साथ क्या हुआ था, तो फ्रांस जर्मनी से क्या हो गया, हार गया। 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है, 39 से कब तक, 1939 से 45। 1940 ईस्वी में फ्रांस के साथ क्या हुआ, तो फ्रांस जो है वो जर्मनी से क्या हो गया, हार गया। फ्रांस मित्र राष्ट्र की धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, जर्मनी मित्र राष्ट्र की धुरी राष्ट्र। अच्छा, इन दोनों में केंद्रीय राष्ट्र कौन है, सेंट्रल वाला कौन है, बताए थे ना कल। तो जर्मनी से हार गया कौन, फ्रांस। जो फ्रांस कौन सा देश है, मित्र राष्ट्र की हार हो गई। कब, 1940 में। और हमारे भारत में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया है। कौन सा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। अमेरिका और ब्रिटेन किसकी मदद करना चाहते थे, च्वांग काई शेक सरकार की। वहां की सरकार का नाम था च्यांग काई शेक। हम लोग तो शेक मिला के पीते हैं ना, शेक, मिल्क शेक, काई शेक है। कौन शेक, काई शेक, च्यांग काई शेक। नाम ही ऐसा, थोड़ा तकलीफ होता होगा, ऐसा ऐसा नाम ही है नहीं। च्यांग काई शेक सरकार, जैसे हमारे यहाँ है मोदी सरकार, हमारे यहाँ है कांग्रेस सरकार, है ना, और वहां पर है कौन सरकार, च्यांग काई शेक सरकार। उन लोग के लिए बहुत ईजी है। अभी चाइनीज को मिल जाए उसको बोलिए च्यांग काई शेक सरकार, अच्छा अच्छा, वो उन लोग को नहीं समझ में आएगा, बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा। तो अमेरिका और ब्रिटेन किसकी मदद करना चाहते थे, च्यांग काई शेक सरकार की। अमेरिका मित्र राष्ट्र की धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र की धुरी राष्ट्र। जापान ने पहले कहां अपना प्रभुत्व जमाया था, तो किन दिख रहा है, ऊपर के नीचे, और नीचे वाला कौन था, हिंद चीन में कैसा शासन था, द्वैत शासन। 2 प्रकार का शासन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वैत शासन। भारत के संदर्भ में भी आता है। द्वैत शासन के जनक किसको बोलते हैं, लिनियस कार्टोस को। और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में द्वैत शासन हुआ था, क्लाइव, हमारे यहाँ क्लाइव। और लास्ट हुआ था किसके समय में, हेस्टिंग्स के समय में हुआ था ना।
तो द्वैध शासन के जनक किसको बोलते हैं? लिनियस काटो। द्वैध शासन मतलब कितना प्रकार का शासन? 2 प्रकार का शासन। भारत के संदर्भ में फिर हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही। पहले विश्व युद्ध में तो फिर बाद में आया ही वो, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में भी वो तटस्थ की भूमिका निभा रहा था। कौन? अमेरिका। पर्ल हार्बर एक बंदरगाह, एक जगह है अमेरिका का, उस पर आक्रमण कर दिया। कौन? जापान। मान लीजिए आपके घर में अगर कोई हमला कर दे तो आप उसका जवाबी कार्रवाई कीजिएगा कि नहीं? आपके घर में कोई ढेला मार दे, आप पत्थर मारने का प्रयास कीजिएगा कि नहीं? तो ढेला मारा कौन? जापान। पत्थर फेंकेगा कौन? अमेरिका। इसी का नतीजा था 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर जम के बम फेंका। पहली बार परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया था। किस पर? जापान पर। और कहा जाता है कई कई वर्षों तक वहां के बच्चे लंगड़े लुल्ले पैदा होते रहे और आज तक उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी लिटिल बॉय फैट्समैन 2 था। लिटिल बॉय और फैट्समैन था ना? पहला वाला में कौन सा था और दूसरा वाला में फैट्समैन? लिटिल बॉय फैट्समैन था ना? यही था ना? हिरोशिमा और नागासाकी। तो पूछेगा हिरोशिमा डे कब मनाते हैं? 6 अगस्त। नागासाकी डे कब मनाते हैं? 9 अगस्त। और यही चीज देखने को मिलता है अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई है, क्योंकि यहां पहली बार किसका प्रयोग किया गया था? एटम बम का। परमाणु बम के बारे में प्रयोग से सारे लोग अनभिज्ञ थे, मतलब अनजान थे। लेकिन एक तरफ देख रहे हैं मित्र राष्ट्र और एक तरफ देख रहे हैं धुरी राष्ट्र। इस मित्र राष्ट्र का नेतृत्व करता था ब्रिटेन, यहीं पर था अमेरिका, यहीं पर था रूस, यहीं पर था फ्रांस। और जापान अब पलटी मार चुका था। जापान किधर है? इस तरफ। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किधर था? इधर। अभी किधर है? इधर है। और यहाँ जितना भी धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य, सब कहाँ पर है? इधर है। इधर ही है ना? अब यहाँ पर ये हमला किया जापान इस पर, क्योंकि इसका पर्पस मंशा साफ था कि जहां जहां ब्रिटेन का आधिपत्य होगा वहां वहां हम उस पर हमला करेंगे। और विश्व स्तर पर एक छोटा सा देश था जिसका नाम था जापान। अब ये भारत की तरफ बढ़ा, क्योंकि भारत में भी उपनिवेश था किसका? ब्रिटिश का। तो भारत पे भी तो हमला करेगा वो। तो वो भारत को भारत समझ के हमला नहीं करेगा, बल्कि भारत को ब्रिटेन समझ के हमला करेगा। ये जापान अमेरिका को अमेरिका समझ के हमला नहीं करेगा, बल्कि हमला इसलिए करेगा क्योंकि इस पे उपनिवेश है किसका? ब्रिटेन का। उस पर हमला करेगा। इसलिए वो पर्ल हार्बर पर क्या किया? आक्रमण किया। इसकी कहानी एक अलग है। और उस आक्रमण के बाद ही बौखला गया कौन? अमेरिका। और तुरंत एंट्री मारा वो। और 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को जापान पर क्या कर दिया? बम मार दिया। और जैसे ही बम मारा तो रूस जो था वो गुस्सा गया। रूस को आंतरिक रूप से इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उसी का ना दोस्त था। जैसे आप अपने टीम में क्या क्या चीज रखे हैं आपको पता होना चाहिए ना, लेकिन आप उसको बता ही नहीं। तभी से वो दोनों के बीच थोड़ा क्या चलने लगा? कट्टरता। एक तरफ पावर, सुपर पावर दिखा रहा था रसिया अपने आप को, और एक तरफ सुपर पावर दिखा रहा था कौन? अमेरिका। तो दोनों ने उसी समय में एक अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर दिया। एक का नाम पड़ा नाटो। क्या नाम पड़ा? नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका के द्वारा संचालित किया गया और बताया गया कि ये सारे देश जो होंगे इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी समस्त नाटो के सदस्य देशों की होगी। इसलिए तो यूक्रेन के मामले में बोला गया कि अगर यूक्रेन पर हमला, इसका मतलब नाटो देश पर हमला, और इस पर सारे नाटो के देश उस पर क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। तो रूस बोला हम तैयार हैं, अगर आप लोग हैं नाटो वाले तो आइए आक्रमण कीजिए, हम तो तैयार हैं। अमेरिका को खोजिए रहे हैं, कहाँ है? कब से खोज रहे हैं? 1945 से। मौका चाहिए हमको अमेरिका को दिखाने का कि देखो हम ताकतवर हैं। हम चूक गए क्योंकि हमको मौका मिल नहीं पाया कि हम क्या हैं, और वो मौका दिखा दिया कौन? अमेरिका। यहाँ बम मार के। लेकिन आप दिखाना चाहता है कौन? रूस के। एक बार मेरा हाथ तो खोलो, तुम सामने आओ, हम दिखाते तुमको बड़का भाई हमें कि तुम है। ये वर्चस्व की लड़ाई। फिर खुलेगा हाथ तो फिर थर्ड वर्ल्ड वार क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो यहां पर भी देखिएगा बहुत चालाकी से काम किया कौन? अमेरिका। सब मदद देते रहा यूक्रेन को, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने आया नहीं आया। इसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था रूस, जिसका नाम था WTO। क्या नाम था? WTO बोले तो अरे नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? वर्साई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक पॉइंट लिख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के द्वारा
अलग अलग संगठन का निर्माण किया गया। अमेरिका और रूस के द्वारा अलग अलग संगठन का निर्माण किया गया। अलग अलग संगठन का निर्माण किया गया, जैसे जैसे अमेरिका के द्वारा नाटो। अब नाटो का एक अलग से विस्तार रूप से आप अपने से नोट्स बना सकते हैं, या कभी हम बता देंगे उसका विस्तार रूप करेंट को जोड़कर। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। ठीक है, क्या बोले? एक नाटो। तो नाटो एस्टेब्लिश किया कौन? कौन किया? अमेरिका। दूसरा तरफ लिखिएगा कौन? रसिया का। तो लिखिएगा दूसरी तरफ WTO। WTO, WTO मतलब वर्साई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्साई, वर्साई की संधि याद है ना? तो वर्साई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी, ट्रीटी संधि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रीटी। वर्साई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, WTO। कौन बना दिया? रूस। नाटो कौन बना दिया? अब इन दोनों का पहल वही आज तक चलते आ रहा है, और ये चाहता है जो मुख्य एरिया है ना रूस का, जो यूक्रेन से हटा हुआ है, ये मेन जगह पर है। अगर यहां पर यूक्रेन पर अगर ये कब्जा कर लिया, कौन? अमेरिका। बहुत बदमाश है कौन? अमेरिका। छुप छुप के करता है। अगर ये यहां पर कब्जा कर लिया तो सारे सेना को यहां भेज देगा। नहीं समझे? ये जो आपका देश है, ये देश का नाम है रूस। क्या नाम है? और इसके आगे निकलेगा तो जो सामने में है उस जगह का नाम है यूक्रेन। क्या नाम है? तो आपका जो बाहर और अंदर आने का जो रास्ता है वो किस देश से होकर गुजरेगा? अब जो उसका सामने वाला पड़ोसी देश है, उधर वाला कोई भी रूम ले लीजिए, वो है आपका अमेरिका। कौन है? वो चाहता है कि आप नाटो में मिल जाइए। तो नाटो में मिल जाएगा तो नाटो का अधिकार हो जाएगा उस पर। तो वो जो छोटा वाला आगे जो गेट के पास जो दरवाजा है, जो रूम है, वहां पर सारी सेनाएं किसकी होगी? अमेरिका की होगी। तो बांध देगा किसको? रूस को। रूस चाहता है कि ये चीज ना हो, इसलिए वो जबरदस्त पीट रहा है किसको? क्योंकि उसका छोटा ही ना भाई है, उसी का ना भाई है। बोल ही नहीं रहे। बताइए तो उसकी राजधानी क्या है? कीव। और रूस की राजधानी मॉस्को। देखिए एक आंदोलन इस समय में चला था जिसका नाम है हुआ हुआ। क्या नाम बोले? हुआ हुआ। नाम क्या बोले? देख रहे हैं वहां का है हुआ हुआ आंदोलन। कौन आंदोलन है? हमारे यहाँ होता है प्रार्थना समाज, हमारे यहाँ होता है ब्रह्म समाज, हमारे यहाँ होता है आर्य समाज, देव समाज, वेद समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। वहां होता है हुआ हुआ। क्या बोले? हुआ हुआ। क्या नाम बोले? तो हुआ हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। क्या नाम है इसका? हुआ हुआ। जो 1939 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? हुआ हुआ। कब शुरू हुआ? 1939। ये वही समय है जब भारत में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये वही समय है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है रिजाइनेशन दिए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। ये वही समय है जब इसी अधिवेशन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता बनाया गया था 1939। तो कौन सा आंदोलन बोले? हुआ हुआ। ये किस प्रकार का आंदोलन था? धार्मिक। कैसा था? धार्मिक। धार्मिक क्रांतिकारी बोल सकते, धार्मिक क्रांतिकारी। क्रांतिकारी भी है लेकिन उसमें क्या लगा है? धार्मिक। ये कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। जिसके नेता थे हुइन फू सो। क्या नाम था? हुइन फू सो। क्या नाम है? हुइन फू सो। हुआ हुआ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बोलिए। हुइन फू सो। हुइन फू सो। कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं हम लोग? हुआ हुआ। किस तरह का नेचर था आंदोलन का? धार्मिक क्रांतिकारी। और यह आंदोलन कब हुआ था? 1939। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? हुइन फूसो। कौन था? हुइन फूसो। क्या नाम था? हुइन फूसो। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी क्या था? शामिल होता था। आत्मदाह कर लेता था ये लोग। तो हम लोग अभी एक छोटा सा आंदोलन पढ़े, लिख लीजिएगा। हुआ हुआ आंदोलन। हुआ हुआ आंदोलन। कितने लोग पहले सुने थे हुआ हुआ आंदोलन? जो किताब पढ़े होंगे सुने होंगे, अदरवाइज नहीं। अब यही सब क्वेश्चन अगर मान लीजिए बीपीएससी दे दी हुआ हुआ आंदोलन, बोले कहां से लाया ये क्वेश्चन?
आज तक कोई किताब में पढ़े नहीं हुआ हुआ आंदोलन। हुआ हुआ आंदोलन लिखिएगा ऐसे, हुआ हुआ आंदोलन, इसको लिख के घेर दीजिएगा। इसी तरह कॉपी बनाइएगा ताकि याद हो जल्दी से। हुआ हुआ आंदोलन। अब लिखिए कब हुआ था, हुआ हुआ आंदोलन कब हुआ, 1939। और इसके संस्थापक थे कौन, हुइन फूसो, हुइन फूसो, हुइन फूसो, हुइन फूसो। यह क्या था, तो बौद्धिक, बौद्धिक छोड़ दीजिए, सीधा लिखिए धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन, हुआ हुआ आंदोलन, धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसके नेता हुआ करते थे हुइन फूसो, हुइन फूसो। कब हुआ था ये, 1939 में, 1939 में। हुआ हुआ, क्या नाम बोले, हुआ हुआ, हटा दें। कब हुआ 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 आंदोलन, 1939 में। नेता कौन थे, और ये किस प्रकार का आंदोलन था, धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। ये उल्टा लिख दिया है। वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई, 2 सितंबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो रहा है 1945। 2 सितंबर 1945 वियतनाम स्वतंत्र हो गया। वियतनाम की स्वतंत्रता, वियतनाम दिख रहा है मैप में, 2 सितंबर 1945। तो वियतनाम कब आजाद हुआ, 2 सितंबर 1945। यहां वियतनाम दिखा किसी को, ये ना वियतनाम। हाँ, अब जो लोग मुंडी हिला के बोले हाँ, मतलब वो यहाँ नहीं है। वियतनाम वही है ना, नहीं है, ये है वियतनाम, नहीं है वियतनाम। ये कौन है, कंबोडिया। ये कौन है, ये कौन है, लाओस, लाओस ना। तो ये वियतनाम में पूरा लाल वाला है क्या, कंफर्म। तो ये लाल वाला को क्या बोल दिए, वियतनाम। कल यहां पर पढ़े थे, इस पार्ट को क्या बोले थे, क्या बोले थे, और नीचे वाले को, ये पूरा जो क्षेत्र है कौन है, वियतनाम दिखा, थाईलैंड दिखा, लाओस दिखा, कंबोडिया दिखा। अब देखिए अन्नाम का शासक कौन बना, बाओ दाई, बाओ दाई। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, ये अन्नाम है, बाओ दाई। नहीं, ये क्वेश्चन क्या है ना उसमें, अन्नाम का शासक कौन बना, बाओ दाई। अन्नाम दिख रहा है कहां पर है, ये वियतनाम का पार्ट है ना। और दक्षिणी हो गया कि उत्तरी, अन्नाम अगर पूछेगा दक्षिणी की उत्तरी। बाओ दाई ने अपना पद कब छोड़ा, 25 अगस्त 1945। 25 अगस्त 1945, 25 अगस्त 1945 बाओ दाई ने अपना पद कब छोड़ा, 25 अगस्त 1900। इसके बारे में और जानकारियां आएगा आपके पास। हनोई समझौता, ये इंपोर्टेंट है, 6 मार्च 1946 हनोई समझौता। देखिए यह एक ऐतिहासिक समझौता है जो वियतनाम और फ्रांस के बीच, तो हनोई समझौता हुआ था किसके किसके बीच, वियतनाम और फ्रांस के बीच। यह समझौता मार्च 1946 में हुआ था, जब फ्रांस ने वियतनाम को कुछ स्वायत्तता देने पर क्या हो गया था, सहमति व्यक्त की थी। तो लिखिएगा हनोई समझौता, लिख के पहला पॉइंट इसमें 6 मार्च 1946। दूसरा पॉइंट लिखेगा वियतनाम और फ्रांस के बीच। पूछेगा हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो वियतनाम और फ्रांस के बीच, वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था। कब हुआ लिख लिए ना, 6 मार्च 1946। ये सारा जो समझौता वगैरह हो रहा है एक ही चीज के लिए मैक्स, वो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है ना। तो ये 1946 किसके किसके साथ हुआ, वियतनाम और फ्रांस के बीच। और जब फ्रांस ने वियतनाम को कुछ स्वायत्तता देने पर क्या कर दी, सहमति, बोला कि हम आपको स्वायत्तता दे देंगे। स्वायत्तता मतलब कुछ हद तक आजादी आपको दे देंगे। आजादी का मतलब उस क्षेत्र पर जहां कब्जा किया हुआ है उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिलीफ कर देंगे। हम लोग भी तो यही स्वायत्तता का मांग कर रहे थे ना, किससे, ब्रिटिश वाले से। अभी भी हम लोग यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश के गुलाम हैं। हम लोग को आजादी मिली कब, 15 अगस्त 1947 को। तो हनोई समझौता किन दो देशों के बीच था,
किसके किसके बीच था? किसके किसके बीच? कब हुआ था ये? 6 मार्च 1900, 6 मार्च 1900। अब देखिए एक और पॉइंट है आपके लिए, ये आपका एजेंट ऑरेंज। क्या नाम बोले? एजेंट ऑरेंज। क्या नाम बोले? एजेंट ऑरेंज। यह एक ऐसा जहर था, एजेंट ऑरेंज क्या है? जहर था, जिससे पेड़ों की पत्तियां क्या हो जाती है? झुलस जाती है, सूख कर क्या हो जाती है? झुलस जाती है, और पेड़ क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो एजेंट ऑरेंज क्या है? लिखेगा एजेंट ऑरेंज, जहर। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे बाद में। अभी सिर्फ लिख लीजिए ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज। क्या है ये? एक प्रकार का जहर है। इसको थोड़ा विस्तृत करेंगे अगले क्लास में। ये रासायनिक हथियार भी कल ही हम लोग करेंगे चर्चा। ये लास्ट, इसको 100 कर लेते हैं। हनोई समझौता के टूटने के बाद क्या हुआ था? गुरिल्ला युद्ध फिर से क्या हो गया? शुरू। गुरिल्ला के युद्ध का मतलब क्या होता है? छुप छुप करके क्या करना? युद्ध करना। क्योंकि हम बताए थे, वहां पर पढ़े थे आप लोग, कहां पर? मराठे वाले में। तो जो महाराष्ट्र का इलाका था, इसमें मराठा था कि नहीं? और मराठा के संस्थापक थे शिवाजी, थे कि नहीं? और शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। और शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी की कौन सी पत्नी जो थी सती हो गई थी? पुतली बाई। तीसरी पत्नी पुतली बाई। तो शिवाजी के समय में गुरिल्ला युद्ध चलता था, क्योंकि शिवाजी का जो क्षेत्र हुआ करता था महाराष्ट्र, वो पथरीला क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? पथरीला, मतलब पहाड़ी इलाका था। और वहां पर छुप छुप के वो युद्ध को क्या करता था? संचालित करता था। इसी युद्ध का नाम था क्या? गुरिल्ला युद्ध। तो हनोई समझौता जो है वो जैसे ही टूट गया, टूटने के बाद क्या हुआ? गुरिल्ला युद्ध फिर से क्या हो गया? शुरू। यानी छुप छुप कर लोग युद्ध करना शुरू कर दिए थे। किस युद्ध, किस समझौते के बाद? हनोई समझौते के बाद। क्लियर है? अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो जहर कैसे काम करता है, और जो हिंद चाइना वाला जो क्षेत्र था उसमें राष्ट्रवाद और भरने में कौन कौन भूमिका निभाया। उसके बाद ही आपका चैप्टर जो आएगा वो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड है, जो इंडियन हिस्ट्री है ना, उससे संबंधित होगा। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त की।
कमेंट को बड़ा करो। कल कहां तक बताए थे? हैं? सिक्सटी 69 से होगा। चलिए बढ़े आगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1977 में लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी और दल जो था उसको कितना सीट मिला था? 330 सीट मिला था। पाँच सौ 42 सीट में 330 गो सीट मिला था। ऑनलाइन वाला बता देना कि आवाज क्लियर है ना। लिखे देखिए 25 जून 1975 ये डेट इमरजेंसी का था और 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक तुम्हारा आपातकाल रहता है भारत में। इस डेट को लिख लीजिएगा। 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल रहता है। इक्कीस मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल रहता है। लिखे हाँ 25 जून सॉरी जनवरी दे दिए थे। 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल रहता है। आंतरिक अशांति के तौर पे ना किस लिए लगाया गया था? आंतरिक अशांति के तौर पे लगाया गया था। आंतरिक अशांति के तौर पे लगाया गया था, आधार पर लगाया गया था। आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, इसको हटाएं। हम बोले कि जो आपातकाल लगा था, आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगा। जनवरी के महीने में, जनवरी 1977 में 18 जनवरी का डेट था और 18 जनवरी को यानी आपातकाल के समाप्त होने से पहले ही, मार्च में समाप्त हुआ था और 18 जनवरी को ही इंदिरा गांधी जो है वो नया इलेक्शन का बात करती है। हालांकि उनको कहा भी गया था कि इलेक्शन अभी मत करवाइए, आप हार जाइएगा, लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं हारेंगे, जीत ही जाएंगे,
हम 1971 में ऐसा ऐसा काम कर दिए हैं कि भाई साहब हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अपने छोटे बेटे संजय गांधी को अमेठी से लड़वाया जाता है और जो खुद इंदिरा गांधी थी वो रायबरेली से लड़ी। लेकिन जो इंदिरा गांधी सोच रखी थी कि हम जीत ही जाएंगे, 18 जनवरी को अनाउंसमेंट किया जाता है कि भारत में छठा लोकसभा था ये, कि भाई साहब इसका चुनाव होगा। 20 जनवरी को 18 जनवरी को हुआ था और 20 जनवरी को जो पुराना कांग्रेस था, दो गो कांग्रेस बटा था, एगो कांग्रेस ओ और दूसरा कांग्रेस आर। तो इंदिरा गांधी की कौन थी? कांग्रेस आर थी, और जो पहले था वो कांग्रेस ओ था, कांग्रेस ओ। उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ऐसे करके 4 गुट ने जो है वो चारों गुट सोचा कि एक साथ होते हैं इंदिरा गांधी को हराने के लिए, और उसका नाम दिया गया जनता दल का। जनता दल का नाम दिया गया, और जनता दल जो है वो इलेक्शन लड़ता है तुम्हारा। और कहा जाता है कि 21 जनवरी से ही जनता दल के जितने भी, यानी जितना पार्टी मिलाकर के जनता दल बनाया गया था, सभी लोगों ने इंदिरा गांधी के विरोध में कैंपेन करना स्टार्ट करता है, और संजय गांधी के विरोध में भी अभियान चलाया जाता है। संजय गांधी ने उस समय एगो चीज करवाया था, नसबंदी। कहा जाता है कि भारत में नसबंदी का काम जो करवाया गया था वो संजय गांधी के द्वारा करवाया गया था। जबरदस्ती, कहा जाता है कि जबरदस्ती नसबंदी करवाया गया था जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, और इसमें ग्रामीण इलाके को ज्यादा ध्यान में रखा गया था। तो जनता दल ने इसको भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, नसबंदी को भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। आपातकाल तो था ही था, क्योंकि आपातकाल अभी था ही तुम्हारा। और जो इंदिरा गांधी को लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, और जब इसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट इंदिरा गांधी के पूरे विरोध में आया, और इंदिरा गांधी ये इलेक्शन हार जाती। सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं, उनका बेटा जो संजय गांधी अमेठी से लड़ा था, यूपी में ही अमेठी है, अमेठी से जो लड़ा था संजय गांधी, वो भी हार जाता है तुम्हारा। और कहा जाता है कि इस बार के चुनाव में, 1977 के चुनाव में, जो टोटली जनता दल को सीट मिला, वो कितना सीट मिला तुम्हारा? 330 को सीट मिला। और पहली बार भारत में आज़ादी से, जब आज़ाद हुए थे, आज़ादी से लेकर के 1977 तक पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। जनता दल की सरकार बनी, और जनता दल का जो सरकार बना उसका मुखिया मोरारजी देसाई बनता है। यानी भारत का जो पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना वो कौन बना तुम्हारा? मोरारजी देसाई बना, और इसी चुनाव में बना था तुम्हारा। तो भाई साहब जनता दल को कितना सीट मिला था? 330 सीट मिला था। कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। आगे देखिए, 1977 के चुनाव में कौन पराजित हो गई थी? इंदिरा गांधी भी और तुम्हारा संजय गांधी भी। इंदिरा गांधी कहां पे? रायबरेली से, रायबरेली से। और संजय गांधी जो थे वो अमेठी से, अमेठी से। लिखें? आगे बढ़े। 1977 के चुनाव के एन मौके पर विपक्षी दलों ने किस नाम से राजनीतिक दल का गठन किया था? तो कौन सा? जनता पार्टी? लिख लिए? लिखिए, इसमें लिखिए, लिखिए 1977 के चुनाव में, 1977 के चुनाव में, 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी के विरोध में, इंदिरा गांधी के विरोध में, इंदिरा गांधी के विरोध में
20 जनवरी 1977 को 20 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी के विरोध में 20 जनवरी 1977 को कांग्रेस ओ एगो कांग्रेस आर था और एगो कांग्रेस ओ था। कांग्रेस ओ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कोमा दे करके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कोमा भारतीय लोक दल पार्टी और भारतीय जनसंघ पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी का गठन किया। 1977 में किसकी सरकार का गठन हुआ था? किसका हुआ था? जनता पार्टी। और भाई साहब प्रधानमंत्री कौन बने थे? क्या बोलिएगा? मोरारजी देसाई ना। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। आगे बढ़े। लेकिन 1980 में फिर वक्त बदला, जज्बात बदला, प्रधानमंत्री बदला और प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। कब तक छुपा के रखोगे कोहिनूर को? हैं एक गाना सुने होंगे कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इंदिरा गांधी वही कही थी, ठीक है जितना उछलना है उछल लो, वक्त आने दो हम फिर बताएंगे। और वक्त आया और ज्यादा दिन लगा भी नहीं, 2 साल तो ऐसे खेल कूद के मिट गया होगा। और 1980 में संजय गांधी भी ऊपर चल गए, संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी। और एगो नाम सुने होंगे आप लोग, मारुति सुजुकी का नाम सुने? मारुति सुजुकी का। सुजुकी कंपनी जापान की थी, मारुति भारत का। और इस मारुति की शुरुआत जो किया था वो संजय गांधी ने ही किया था। और कहा जाता है कि करीब करीब 4 करोड़ रुपया, और यही हरियाणा में प्लांट बैठा था। हरियाणा सब दिन के लिए प्लांट बैठाने का एक जगह बना हुआ है। कहा जाता है कि जब संजय गांधी मरे तो कर्ज बहुत था मारुति कंपनी का, और इंदिरा गांधी ने अपने बेटे के लिए राष्ट्रीयकरण करवाया। और उसके बाद विदेशी कंपनी को न्योता दी कि आइए और इससे मर्ज होइए। और तब कहा जाता है कि जापान का जो सुजुकी कंपनी थी वो आता है, और तब जाकर के मारुति सुजुकी बना। जैसे पहले हीरो होंडा एक साथ था ना, मारुति सुजुकी एक साथ था। पहले के जमाने का गाड़ी देखिएगा मारुति सुजुकी लिखल रहता था। अब क्या हो गया, सुजुकी अलग हो गया तुम्हारा। तो ये जो मारुति सुजुकी का जो घटना देखते हैं वो संजय गांधी से ही संबंधित है। और मरने के बाद 1980 के अप्रोक्स में, और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी फिर से बहुमत में आई, और 1980 में जो है तुम्हारा फिर से भारत का प्रधानमंत्री कौन बनी? तुम्हारा इंदिरा गांधी बनी। लेकिन पूरा नहीं रह पाई, 84 में इनका मृत्यु ही हो गया। तुम्हारा मृत्यु का कुछ अलग कारण है, आगे बताएंगे। क्या
तो वही ना, गठबंधन का सरकार रहेगा। आगे हम बताए थे कि जब गठबंधन का सरकार रहता है तो कब हाथ पांव कौन खींच लेगा किसी को नहीं पता है। देखिए, यदि कोई भी चीज हो, उसका एक नेता हो तो वो संगठन बहुत बढ़िया से चलता है। यदि उसमें 10 गो नेता बन जाएगा, वो संगठन बढ़िया से नहीं चलेगा। तब बोलेगा कि हैं सिर्फ तुम ही है नेता, हम भी तो नेता है, तो हर बात ने हमार बात चलेगा। वो बोलेगा हमार बात चलेगा। तो वही बात होगी, एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। तो एक को यदि मनाने के लिए चला तो दूसरा रूठ गया, दूसरा को चला तो तीसरा रूठ गया, और उसी में कोई पागल रहेगा, बोले भाई ऐसा सरकार गया, और बाद में जो है तुम्हारा सरकार गिर जाती है और फिर से चुनाव होता है। और इस बार पूरा साम दाम दंड भेद सब लगा दी इंदिरा गांधी, और 1980 में फिर से किसका सरकार बन गया? इंदिरा गांधी का बन गया। समझ आ गया? चलिए आगे देखिए, भारत से अलग होने संबंधी आंदोलन कहां हुआ था? नागालैंड और मिजोरम में। नागालैंड और मिजोरम में। ये नागालैंड 1963 में भारत का राज्य बनता है, और 1963 में जब नागालैंड राज्य बना तो 1963 से पहले ही नागालैंड जो है वो एक अलग देश का मांग कर रहा था। नागलिम नाम का एगो देश का मांग किया कि हमको इस नाम का देश चाहिए। और ये जो आंदोलन चलाया गया था नागा समूहों के द्वारा चलाया गया था। नागालैंड जो नाम पड़ा है वो नागा जनजाति के नाम पर पड़ा है। मिजोरम यदि नाम पड़ा है तो मिजो जनजाति के नाम पर पड़ा है। तो जो नागालैंड देखते हैं वो उत्तर पूर्वी राज्य में 2014 में जाकर के समाप्त हुआ है सब कुछ। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तब जाकर के उत्तर पूर्वी राज्य में अशांति से शांति हुई। हालांकि अभी ये हो ही रहा है, मणिपुर का हाल देखिए रहे होंगे, मणिपुर में भी हो ही रहा है। लेकिन उस समय जो हो रहा था 1950 से 2000 के बीच का जो दौर देखिएगा, तो उत्तर पूर्वी राज्य में सब अलग अलग अपना मांग रखा। नागालैंड मांग रखा था कि हमको एक अलग देश चाहिए। मिजोरम को लग रहा था कि असम का ज्यादा वर्चस्व है। मिजोरम कब बना? 1987 में बना। मिजोरम राज्य कब बना था? लिख लीजिएगा, मिजोरम 1987 में राज्य बना, और नागालैंड जो है 1963 में बना। 1963 में बना। एक हेडिंग दीजिए मिजोरम, हेडिंग दीजिए मिजोरम। लिखिए मिजोरम में 1950 के दशक से ही 1950 के दशक से ही अलग राज्य का मांग उठने लगा। अलग राज्य का मांग उठने लगा। 1961 में मिजो नेशनल फ्रंट MNF, मिजो नेशनल फ्रंट 1961 में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किया जाता है। मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किया जाता है, जिसका नेता
कोई है? हेलो, अब आ रहा है? लिखिएगा। 1961 में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किया जाता है, जिसका नेता लाल डेंगा लाल डेंगा लाल डेंगा जिसका नेता लाल डेंगा अलग अलग राज्य का निर्माण करने की बात करता है या मांग करता है। अलग राज्य के निर्माण का मांग करता है। परंतु 1962 में भारत सरकार द्वारा नागा समूह से भारत सरकार द्वारा नागा समूह से संधि करके 1963 में नागालैंड को असम से अलग करके भारत का 16वां राज्य बनाया जाता है। भारत का 16वां राज्य बनाया जाता है। भारत का 16वां राज्य बनाया जाता है। सेम मिजोरम का भी कहानी है। मिजोरम भी ऐसे ही रहा। मिजोरम का तो कहना था कि भाई साहब हमको राज्य नहीं, हमको एक नया देश चाहिए और हम एक नया देश चाहते हैं। लेकिन बताया जाता है कि 1986 में जो मिजो जनजाति समूह था उससे बात किया जाता है और बात करके मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया और 1987 में मिजोरम जो है भारत का राज्य बना। चलिए आगे देखिए। किन राज्य का गठन क्षेत्रीय मांगों के अनुरूप हुआ? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ 26वां बना था ना, झारखंड 28वां ना, और उत्तराखंड 27वां बना था तुम्हारा। 26, 27, 28 ना। 2000 में कै गो राज्य बना था? 3 गो राज्य बना था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। देखिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था।
छत्तीसगढ़ जो बना है वो मध्य प्रदेश से बना है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है वो तुम्हारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो करके एक नया राज्य बना। और देखिए, क्षेत्रीय विभाजन भी बहुत मायने रखा जाता है। जैसे यूपी को देखिएगा, और यूपी को देखिएगा तो यूपी में एक और राज्य का मांग उठ रहा है। बुंदेलखंड का नाम सुने होंगे आप लोग, बुंदेलखंड का पठार भी नाम सुने होंगे। बुंदेलखंड का पठार ज्योग्राफी में जब पढ़े होंगे, एगो बघेलखंड है, एगो बुंदेलखंड है। तो बुंदेलखंड का जो एरिया है, वहां का लोग का कहना है कि यूपी सरकार हम लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है, और इसलिए जो ऊपर वाला क्षेत्र जो है उस पे ज्यादा ध्यान है, हम लोगों के क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और वो लोग कह रहे हैं कि हमको एक अलग राज्य बना दिया जाए। बिहार का भी वही हाल है। बिहार में भी मिथिला वाला जो क्षेत्र है, मिथिला वाले लोगों का भी कहना है कि उधर जो है बिहार सरकार का ध्यान ज्यादा नहीं रहता है, और मिथिला को एक अलग राज्य का निर्माण दिया जाए, अलग राज्य बना दिया जाए। छत्तीसगढ़ के साथ भी वही हाल थी, उत्तराखंड के साथ भी वही बात कहा जाता है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और उस समय उसका नाम उत्तराखंड नहीं उत्तरांचल रखा गया था। उत्तरांचल का नाम बाद में उत्तराखंड पड़ा। कोई बता सकता है कब पड़ा? कोई बता सकता है? 2006 ना। अरे हम फाउंडेशन वाले को पढ़ाए हैं ये चीज, और यदि जो फाउंडेशन पढ़ रहा है पॉलिटी, तब यदि ऐसे मुंह बाग के रखिएगा तो दिक्कत ना है हो। हम क्लासवे में याद करवा दे रहे हैं, हर एक अनुच्छेद सब कुछ याद करवा दे रहे हैं। तो मानव में एक बहुत बड़ा दुर्गुण होता है कि आगे बढ़ते जाता और पीछे वाला भूलते जाता है। ऐसे मत करिए हो, तो पता चला कि एग्जाम में फंस जाइएगा। सारा कुछ बताए हैं हम। यूपी का नाम यूपी कब पड़ा, जब संघ राज्य क्षेत्र पढ़ा रहे थे फाउंडेशन बैच में, तो पूरा का पूरा चीज हम बताए A to Z। आज तक जहां से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा होगा वहां तक हम उसमें बताएं। लेकिन तभियो यदि ऐसे करिएगा तब तो कपार फाड़ देंगे, बता रहे हैं, ठीक ना? ऐसे मत पढ़िए। अब समझिए, क्षेत्र का विभाजन ही छत्तीसगढ़ को तोड़ा, उत्तराखंड को और झारखंड को। झारखंड का भी यही आरोप था कि बिहार सरकार जो है वो तुम्हारा हम लोग, और जो झारखंड के जनजाति लोग का कहना था कि भाई साहब हम लोग पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा है, और हम जनजातियों का एक अलग राज्य बनना चाहिए तुम्हारा। तो ये जो 2000 ईस्वी में 3 गो राज्य देख रहे हैं, यानी तुम्हारा छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये किसके आधार पे बना था? क्या बोलिएगा? क्षेत्रीय विभाजन के आधार पे बना, क्षेत्रीय मांग के आधार पे बना। अच्छा, आपसे पूछेगा कि नया राज्य बनाने का पावर किसके पास होता है, तो क्या बोलिएगा? किसके पास होता है? संसद के पास ना। बोलिए, हमको बताना चला कि यदि तुमसे पूछेगा कि जब हम भारत के अंदर कोई क्षेत्र का परिवर्तन का बात करते हैं, तो अनुच्छेद 2 या 3, 2 कौन बोल रहा है? 3 ना। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत ना। वैसा राज्य जो भारत का नहीं है और उसको यदि भारत में मिलाया जा रहा है, तब क्या बोलिएगा? 2। और वैसा राज्य जो भारत का है और उसमें यदि कोई परिवर्तन हो रहा है, सीमा का, क्षेत्र का, नाम का, किसी चीज का परिवर्तन हो रहा है, तो वो किस अनुच्छेद में है? 3। सिक्किम को यदि मिलाया तो 3 के तहत या 2 के तहत? 2 के तहत ना, क्योंकि सिक्किम का भारत में प्रवेश हुआ ना। तो जब प्रवेश का बात आएगा, तो प्रवेश का मतलब ये हो गया कि आप उससे पहले इसका भाग नहीं थे। अरे आपने एडमिशन करवाया तब ना इस क्लास का अंग बने। विदाउट एडमिशन का आप क्लास का अंग बनते, मतलब प्रवेश किए। प्रवेश करने से पहले आप इस क्लास का अंग नहीं थे। तो सेम बात यहां पे यही हो रही है कि वैसा क्षेत्र जो भारत का नहीं है और उसको यदि हम भारत में मिला रहे हैं, तो किसके तहत होगा? 2 के तहत। और वैसा क्षेत्र जो भारत का है
और यदि उसमें हम कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो किसके तहत तुम्हारा 3, और करने का पावर किसके पास, किसके पास, संसद के पास ना। संसद जो ऐसा करेगा वो साधारण बहुमत या विशेष बहुमत, कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत ना। और साधारण बहुमत से करेगा किस अनुच्छेद में कहा गया है, 4 में। किस में कहा गया है, 4 में। किस में कहा गया है, 4। अच्छा, जब हम लेने का बात करते हैं तब साधारण बहुमत, ध्यान से समझिएगा। यदि हम अपना जमीन किसी और को देते हैं तब उसमें साधारण बहुमत नहीं, तब उसमें कैसा बहुमत, कैसा बहुमत, विशेष बहुमत ना। और ये विशेष बहुमत जो है तुम्हारा वो किस केस में कहा गया था, बेरूबारी केस में। किस में कहा गया था, किसमें कहा गया था, बेरूबारी केस में। बेरूबारी केस 1960 में आया था ना। कब आया था तुम्हारा, 1960 में। क्योंकि आजादी के वक्त जो है ये बंगाल में एक जगह था बेरूबारी, और बेरूबारी बांटने वाला जो आदमी आया था, विभाजन करने वाला, 1 नंबर का वाहियात आदमी था वो। और भारत का जो विभाजन करने आया था वो कौन था, कोई बताएगा, रेडक्लिफ था तुम्हारा। और रेडक्लिफ जब आया, पहली बार भारत आया था 1947 में, उससे पहले भारत एबे नहीं किया था कभी वो। और उसको भेजा गया था भारत को बांटने के लिए, भारत को विभाजन करने के लिए। और बोला गया कि तुमको 5 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं, 5 सप्ताह में पूरा भारत को बांट देना। बोला पागल वागल हो गया क्या तुम, ये क्या है तुम्हारा खेत है, भाई भाई का बांट दिए सिक्कर लगा के। साहब इतना बड़ा क्षेत्र को बांटने में हमको 5 सप्ताह लगेगा हो, पूरा भारत घूमेंगे तो 5 महीना में नहीं हो पाएगा। और तुम कह रहा है भारत को बांटने के लिए मात्र 5 सप्ताह में, हमसे नहीं हो पाएगा। बोला कि तुमको क्या करना है, नहीं करना है हमको नहीं पता, पर तुमको बांटना है। तो बोला ठीक है, यदि ऐसे ही बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के कुछ लोगों को रेडक्लिफ के साथ खड़ा कर दिया और कुछ मुस्लिम लीग के लोगों को रेडक्लिफ के साथ खड़ा कर दिया। कुछ कुछ जगह दौरा किया गया, जैसे बंगाल वाले क्षेत्र में दौरा किया गया, पंजाब वाले क्षेत्र में दौरा किया गया। बोला ना 5 सप्ताह में नहीं हो पाएगा। बोला एगो मैप लाओ। अब मैप लाया गया। अब बोला कि अब किसको माने, तो बोला कि मैप में पुलिस स्टेशन दिखाओ हमरा कहाँ कहाँ है। अब पुलिस स्टेशन दिखाया गया। अब मैपे में मार दिया कि चलो ये पुलिस स्टेशन है, इधर वाला पूर्वी पाकिस्तान, इधर पुलिस स्टेशन है, इधर वाला पश्चिमी पाकिस्तान। बोला हो गया। बोला हाँ। बोला बांट दिए। बोला हाँ बांट दिए। बोला बड़ा खतरनाक रूप से बांटे आप। अब इससे दिक्कत ये हो गई कि बांटने का तरीका तो बड़ा अजूबा था। अब इसमें दिक्कत ये हो गई कि जमीन जो है वो छितर बितर हो गया, कोई देख के तो नहीं बांटा था। अब पता चला कि खाना बना रहा है पाकिस्तान में, अब बकरी चल रहा है हिंदुस्तान में। और हास्यपस्त तो तब है, आपको फनी तब लगेगा, कहा जाता है कि रेडक्लिफ के जो करीब लोग थे, करीबी लोग थे, और उसका जब जमीन कहीं इधर उधर हो जाता था तो जाकर के रेडक्लिफ को कहता था कि थोड़ा सा इसको उत्तर कर दीजिए ना, मेरा जमीन आ रहा है। बोलता अच्छा ऐसा बात है, लो थोड़ा सा उत्तर कर दिए। बोला आप यहां से होगा। कोई कह दिया थोड़ा दक्षिण कर दीजिए ना, लो दक्षिण कर देते हैं, अब तो और जमीन ठीक ठाक है ना। बोला हाँ। तो ऐसे बांटा था। बेरूबारी भी कुछ इसी केस का शिकार था। बेरूबारी में जो जनसंख्या थी वो मुस्लिमों की थी, और जब मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा थी तो जब बेरूबारी के लोगों को पता चला कि हम भाई साहब हिंदुस्तान में रह गए, तो इन लोगों ने हल्ला करना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी नया नया घर बना है हम लोग का, हमको भाई साहब जाना है चाचा के घर, हमको पापा का घर सही नहीं लग रहा है, हमको इधर जाना है। नेहरू जी तंग आ चुके थे इन लोगों का बात सुनते सुनते। नेहरू जी को गुलाब सूंघने में दिक्कत होता था, जब मन तब यही बात आता था नेहरू जी के सामने। और पाकिस्तान इसको और बढ़ावा दे रहा था, और हल्ला करो और हल्ला करो। बाद में कहा जाता है कि 1958 में, उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था फिरोज शाह नून, और फिरोज शाह नून ने नेहरू जी को कहा कि देखिए ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, आइए हम दोनों एक जगह बैठते हैं और इस बात का, इस मसला पे बात किया जाए। नेहरू जी ने भी सोचा कि हाँ भाई साहब दिक्कत है, ये है, ये लोग खूब हल्ला करता है, कुछ करते हैं। 1958 में एगो एग्रीमेंट होता है, एगो समझौता होता है,
उस एग्रीमेंट को नेहरू नून एग्रीमेंट कहा गया। नून भाई साहब प्रधानमंत्री पाकिस्तान का फिरोज शाह नून, और नेहरू बोले तो जवाहरलाल नेहरू, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। और उसमें जवाहरलाल नेहरू मान लिए कि ये जो तुम्हारा बीरूबारी वाला क्षेत्र है इसको बांग्लादेश को दे, यानी पूर्वी पाकिस्तान उस समय जो है उसको दे देना है। उस समय कांग्रेस बहुमत में थी, लोकसभा में भी कांग्रेस से कांग्रेस, राज्यसभा में भी कांग्रेस से कांग्रेस, प्रत्येक राज्य में भी कांग्रेस से कांग्रेस। कांग्रेस का बोलबाला था उस समय। नेहरू जी बोल दे दिन को रात तो पूरा हिंदुस्तान रात कहने के लिए तैयार। तो जब सरकार बहुमत में रहता है तो कोई बिल लाने में दिक्कत नहीं होती है। आपको क्या लगा 370 हटा, ट्रिपल तलाक हटा, कैसे हटा? ताकि पूरा का पूरा बहुमत बीजेपी का था, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तुरंत बिल पास हो गया। सेम उस समय था, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, और कह दिया गया कि बेरूबारी जो है वो बांग्लादेश यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान को चल जाएगा। लेकिन कोई बिल अधिनियम तब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति का साइन होता है। उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पास वो बिल गया। राजेंद्र प्रसाद साहब जब पढ़े तो बोला कि हाँ हो, अनुच्छेद 2 और 3 में तो लेने का बात है, देने का तो कहीं बात देने है, और भी साधारण बहुमत से हम इस पे साइन नहीं करेंगे। नेहरू जी ने कहा कि साइन करो ना रे पगला। बोला नहीं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस पे साइन करे या ना करे, क्योंकि हम संविधान को देख करके साइन करेंगे, और संविधान में तो कहीं लिख लेने हैं कि अपना क्षेत्र को देने का बात है, कहीं पे किसी और के क्षेत्र को लेने का बात है तब तो हम साइन कर देते, लेकिन अपना क्षेत्र किसी को देने का बात कहीं लिख लेने हैं। अब नेहरू जी तंग, अब नेहरू जी बार बार कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद को कि तुम साइन करो। बोला ना, ऐसे तो नहीं करेंगे हम। तब राष्ट्रपति को एगो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143, और अनुच्छेद 143 यह कहता है कि जब भी राष्ट्रपति को किसी बात के लेकर के कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, तो उस केस में राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 यही कहता है। राजेंद्र प्रसाद ने इसी अनुच्छेद 143 का सहारा लिया और राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा। हाँ, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का सलाह राष्ट्रपति मानवे करेगा, मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो राजेंद्र प्रसाद के पास जब गया, यानी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, अभी तो हो सकता है कि हम आपको सलाह देंगे, और ये लिखा हुआ है कि आप मेरे सलाह को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन यदि इसका केस आ गया सुप्रीम कोर्ट, तब हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। काहे कि संविधान में कहीं पे भी क्षेत्र देने का बात नहीं है, वो भी आप साधारण बहुमत से दे रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम थोड़ी कुछ किए हैं, ये तो नेहरू जी किए हैं, इसीलिए तो हम आपसे सलाह मांगे हैं। तो बोले कि आप लोग समझ लीजिए कि क्या होगा नहीं होगा। और देखो 1960 में केस आ ही गया, और जब केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनिए कान खोल करके, जब किसी का क्षेत्र लेने का बात आएगा, यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का जब बात आएगा, तब तो आप साधारण बहुमत कर लीजिएगा, लेकिन जब आपको अपना क्षेत्र देने का बात आएगा, तब साधारण बहुमत से नहीं होगा, तब आपको विशेष बहुमत करना पड़ेगा। अब विशेष बहुमत बोले तो 2/3 ना, 2/3 से पास करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने क्षेत्र को किसी और को दे सकते हैं। समझ आया? तो यही बात अनुच्छेद 4 में लिखा गया, और ये लेने या देने का जो पावर है वो किसके पास है? तो क्या बोलिएगा? संसद के पास है। किसके पास है? तुम्हारा संसद। किसके पास है? तुम्हारा संसद। कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा, पूरा का पूरा हम समझा दिए। अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का नाम दिया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? संघ और राज्य क्षेत्र का नाम, संघ और राज्य क्षेत्र का नाम दिया गया है। और एक बात और ध्यान से समझिएगा, जो राज्य क्षेत्र का नाम दिया गया है, इसमें नाम एगो नहीं दिया है, नाम कैगो दिया है? 2। एक तुम्हारा कौन सा? भारत, और दूसरा तुम्हारा कौन सा? दूसरा कौन सा? इंडिया। और अनुच्छेद 1 में ही एक चीज और बताया गया है, राज्य पद्धति का प्रकार। क्या बताया गया है? राज्य पद्धति का प्रकार। और राज्य पद्धति का प्रकार में जो है ये कहा गया कि अमेरिका नहीं है भारत,
अमेरिका में राज्य ने केंद्र को मिलकर के बनाया, लेकिन भारत में केंद्र राज्य को बना रहा है। और इसीलिए हमारे संविधान में फेडरल शब्द है या यूनियन शब्द है? यूनियन शब्द है ना। और जहां पे यूनियन शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब राज्य मजबूत या केंद्र मजबूत? केंद्र मजबूत है, क्योंकि यूनियन एकात्मक को दिखाता है, और एकात्मक बोले संघात्मक नहीं, एकात्मक को दिखाता है। और एकात्मक बोले तो राज्य मजबूत रहेगा या केंद्र मजबूत रहेगा? केंद्र मजबूत रहेगा। तो बोला हम अमेरिका के मॉडल को नहीं अपनाएंगे, हम लोग कनाडा के मॉडल को अपनाएंगे। कनाडा में संघात्मक तो है, लेकिन संघात्मक के साथ एकात्मक है, यानी केंद्र ज्यादा मजबूत है, और भारत भी उसी पद्धति को अपनाएगा। तो राज्य पद्धति का बात भी अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है, और इसमें कहा गया कि भारत के किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने का शक्ति नहीं है। भले नीतीश कुमार बिहार का मुखिया है, लेकिन यदि नीतीश कुमार बिहार का 1 इंच भी सीमा, एक सुई के नोक बराबर भी सीमा जो है वो नेपाल को नहीं दे सकता। वो देने का पावर नीतीश कुमार को नहीं है। किसको है? संसद को है, यानी केंद्र सरकार को है। जबकि बिहार का मुखिया कौन? नीतीश कुमार। लेकिन ये पावर किसको जा रहा है? संसद। इसका मतलब यहां राज्य मजबूत या केंद्र मजबूत? केंद्र मजबूत। तो राज्य पद्धति में जो दिखाया गया है वो यूनियन को दिखाया गया है, और जहां पे भी यूनियन रहेगा वहां पे आंख बंद करके समझ जाइएगा कि यहां पे राज्य कुछ पावर में नहीं है, पावर है लेकिन केंद्र से कम पावर है। समझ आ गया? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। देखिए एससीईआरटी में हम पहला भाग आप लोगों को पढ़ा दिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जो है उसको ले चलेंगे हम लोग कल। ऑनलाइन वाले बता देना कि समझ आया कि नहीं आया।